देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अर्थव्यवस्था 1950 टू 90 दूसरा चैप्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का दूसरा चैप्टर, जिसमें चैप्टर है पंचवर्षीय योजनाएं और उनके दीर्घकालीन लक्ष्य। देखो, भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई थी वो 1951 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं क्या की गई थी? शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए सरकार विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से कुछ योजनाएं तैयार करती है, जिसमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है। चूँकि ये योजनाएं 5 वर्ष के लिए होती हैं, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उन 5 वर्ष के भीतर जितने भी लक्ष्य क्या किए गए, डिसाइड किए गए, जो भी लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं, प्रयास किया जाता है कि उस 5 वर्ष के दौरान उन लक्ष्यों को क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। ये क्या कहलाती है? पंचवर्षीय योजनाएं। क्या कहलाती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती है। पंचवर्षीय योजनाओं इसमें टॉपिक आता है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन क्या? आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि भाई देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को ध्यान में रख करके देश का जो केंद्रीय अधिकारी होता है, केंद्रीय अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश का जो केंद्रीय अधिकारी होता है, देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को ध्यान में रख करके एक लक्ष्य क्या करता है? निर्धारित करता है, और उस लक्ष्य को एक निश्चित समय में प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास कर, जिसे क्या बोला जाता है? आर्थिक नियोजन। क्या बोला जाता है? आर्थिक नियोजन। यानी देश का केंद्रीय अधिकारी देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को ध्यान में रख करके एक लक्ष्य क्या करता है? निर्धारित करता है, और उस लक्ष्य को एक निश्चित समय में प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है, जिसे क्या बोला जाता है? आर्थिक नियोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्थिक नियोजन। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाऊँ आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है। आर्थिक नियोजन का मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास संसाधन है, कॉपी, पेन, पेंसिल, किताब, टाइम है, स्कूल है, ट्यूशन है, ये आपके पास क्या है? संसाधन है। अब इन संसाधनों को ध्यान में रख करके आप क्या कर रहे हो? लक्ष्य क्या कर रहे हो? निर्धारित कर रहे हो। आपका लक्ष्य क्या है? 12वीं के अंदर, 12th क्लास के अंदर मेरे 100% आने चाहिए, ऐसा तुम्हारा लक्ष्य है। वो डिपेंड होगा कि आएगा या नहीं आएगा। तुमने संसाधनों का, रिसोर्सेज को कैसे क्या किया? यूटिलाइज किया, प्रयोग किया। संसाधनों का कैसे क्या किया? प्रयोग किया। तो तुमने उन संसाधनों को ध्यान में रख कर, और तुम्हारे पास टाइम कितने दिन का है? 365 दिन का टाइम, यानी 1 साल का टाइम है। और 1 साल के भीतर तुमने लक्ष्य निर्धारित किया कि भाई उस अगले 1 साल के भीतर इन संसाधनों का मैं इस तरीके से प्रयोग करूँगा कि मेरे 12th क्लास के अंदर 100% मार्क्स क्या होंगे? आएंगे। अब ये आएगा या नहीं आएगा, ये किस पर निर्भर करता है? आप लोगों पर कैसे निर्भर करता है? आपने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग किया या नहीं किया। अब आप खुद सोचिए, जब आप व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने जो आपके पास संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल है, व्यक्तिगत स्तर पर उन संसाधनों का प्रयोग नहीं करते, यानी 12th क्लास के अंदर इतना पूरे फुल मार्क्स लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का क्या करना है? सरकार का क्या करना है? सरकार का तो सामाजिक कल्याण करना है। सरकार के हाथ में नहीं है। वहाँ सरकार के हाथ में नहीं। सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? फोर्स करेगी, हाँ भाई ये परियोजना क्या हुआ, लागू हुआ, ये इस परियोजना का काम शुरू करो। तो पर वो परियोजना किसके पास जाएगा? स्थानीय लोगों के पास जाएगा। स्थानीय बोले तो किसी ठेकेदार को क्या किया जाएगा? ठेका दिया जाएगा। अब ठेकेदार कार्यक्रम क्या करेगा? शुरू करेगा। अब उसके अंदर यानी बहुत सारी सीढ़ी क्या होती है? प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक बहुत सारी सीढ़ी क्या होती है? चलती है। बहुत सारे इमीडिएटर होते हैं। अब उन सभी के हाथों में ये परियोजनाएँ होती हैं। आप सोचो वो काम कैसे पूरा होगा? जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, क्या वो लक्ष्य पूरे होते हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारा जब अपना व्यक्तिगत स्तर पर आप लक्ष्य नहीं पूरे कर पाते हो, तो वहाँ सामाजिक स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, वो कैसे पूरा होगा?
तो हालांकि कुछ परियोजनाएं क्या हो जाती हैं, समय पर क्या हो जाती, पूरी हो जाती हैं, और कुछ परियोजनाएं क्या होती हैं, ऐसे लटकती ही रहती हैं, यानी उस पर काम ही नहीं होता है। जैसे कि परियोजनाएं क्या है भाई, नागलोई का फाटक क्या करना है, बनाना है, नागलोई फ्लाईओवर क्या करना है, बनाना है, या फिर हमें बेसमेंट क्या करना है, अंडरग्राउंड क्या करना है, अंडरपास क्या करना, बनाना है, जो कि कहते हैं कि पास हो रखा है, लेकिन कब बनेगा ये पता नहीं। तो समझ में आया भाई आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन समझ में आया क्या होता है आर्थिक नियोजन, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके आप एक लक्ष्य क्या करोगे, निर्धारित करोगे, और उस लक्ष्य को एक निश्चित समय में प्राप्त करने का क्या करोगे, प्रयत्न करोगे, जो क्या कहलाएगा बेटा, आर्थिक नियोजन। तो मैं तुम्हारी भाषा में समझाया और इको की भाषा में भी समझाया। अगला पॉइंट आता है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग योजना आयोग। योजना आयोग भारत सरकार वह केंद्रीय सरकारी है, अधिकारी है जो देश के समृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का निर्धारण करता है और अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भी करता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और योजना आयोग का अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में मोदी सरकार के आने के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग का नाम बदलकर फरवरी 2015 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में, और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। और कब बदला गया भाई, फरवरी 2015 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। फरवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। तुम लोग का ध्यान कहाँ है भाई, सुन क्यों नहीं रहे तुम लोग भाई, तो मैंने वो सरकारी बोलते हैं। योजना आयोग का नाम बदल करके फरवरी 2015 में क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया। योजना आयोग का नाम बदल करके फरवरी 2015 में क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया। अगले बात आगे आता है अर्थव्यवस्थाएं। अर्थव्यवस्थाएं देखो, पूरे के पूरे विश्व के अंदर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, जैसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, फिर आता है क्या, समाजवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 प्रकार की क्या है, अर्थव्यवस्थाएं हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को जैसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिया जाता है, बाजार शक्तियों के द्वारा निर्णय लिया। बाजार शक्तियाँ क्या, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा क्या किए जाते हैं, डिसाइड करते हैं यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार का इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या बाजारवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के गुण क्या है, यानी एडवांटेज क्या, लाभ क्या भैया, आर्थिक विकास की तीव्र होती है। आर्थिक विकास की जो गति है वो क्या होती है, तीव्र होती है, यानी जीडीपी इसके अंदर बड़ी तीव्र गति से क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें स्वहित का पोषण होता है। क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे उससे जितना भी लाभ होगा वो सब कुछ क्या होगा, आपका होगा, सब कुछ क्या होगा, आपका। क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्वहित का क्या होता है, पोषण होता है, और इसमें जीडीपी बड़ी तीव्र गति से काम करती है, बढ़ती है। उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं उस पर अधिकार किसका होता है, निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था भैया, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जिसके लाभ क्या है भाई, जीडीपी बड़ी तीव्र गति से क्या होगा, बढ़ेगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगा भाई, तीव्र गति से बढ़ेगा। और यहाँ पर स्वहित के यानी खुद के बारे में क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। बिजनेसमैन अपने बारे में सोचता है, जैसे अडानी अंबानी हो गए, ये सबके सब स्वहित के पोषण के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। समाज का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दूसरों के बारे में उनका सोचने का काम नहीं है। उनके बारे में कौन सोचेगा, सरकार सोचेगी। कौन सोचेगा, सरकार सोचेगी। अगली पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के गुण क्या है, अवगुण क्या है। जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है उसके अवगुण क्या है, उसकी हानियाँ क्या हैं, ये सामाजिक तथा सामूहिक हितों की उपेक्षा करता है। समाज के कल्याण के बारे में, बोला रोजगार के बारे में नहीं सोचेगा, सामाजिक कल्याण के बारे में नहीं सोचेगा, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। उससे मतलब किससे है भैया, पैसा। ये सामाजिक हित तथा सामूहिक हितों का क्या करता है, उपेक्षा करता है। इसमें बाजार की अनिश्चितताओं के कारण निर्धन वर्ग
की स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, दयनीय रहती है। क्या कह रहा है इसमें, बाजार की अनिश्चितताओं के कारण, यानी बाजार की अनिश्चितताओं के कारण, यानी बाजार के अंदर कीमतें लगातार क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। और कीमतें बढ़ने के कारण, कीमतें बढ़ने के कारण यानी जो निर्धन वर्ग है उनकी स्थिति क्या रहती है, दयनीय रहती है। कैसी रहती है, दयनीय। दयनीय मतलब काफ़ी ज़्यादा, दयनीय मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हीन रहती है, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि ये किसके बारे में क्या करेगा, उत्पादन करेगा, बाजार अर्थव्यवस्था है, किसके बारे में सोच रहा है, अधिक से अधिक लाभ कमाने में बारे में क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के बारे में अगर सोचेगा तो किसके लिए उत्पादन करेगा भाई, अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करेगा, अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करेगा, तो गरीब कहाँ रह जाएगा। गरीब के बारे में सोच रहे हैं। अब कल्पना करो कि पूरी अर्थव्यवस्था में एप्पल जैसा आईफोन ही क्या हो रहा है, बिक रहा है, तो क्या गरीबों के हाथ में भी क्या होता है, फ़ोन होता है क्या, गरीबों के हाथ में भी फ़ोन होता है क्या, गरीब के हाथ में तो फ़ोन आता नहीं क्या, ठीक है, गरीबों के हाथ में फ़ोन नहीं होता, गरीब कहाँ से फ़ोन चला पाता, समझ आ रहा। तो वही कह रहा है कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद कह लो या बाजार कह लो, ये अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ धनी वर्ग के बारे में क्या करता है, सोचता है, गरीबों का ख्याल नहीं रखता। अगला पॉइंट आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से ही पता लग रहा है, इसे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर सारा का सारा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा। सारे नियंत्रण किसके द्वारा किए जाएंगे, सरकार के द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रायोगिक अर्थव्यवस्था से, जहाँ क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जैसे सारे के सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार के, यहाँ पर सारे के सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। इसमें लाभ क्या, इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये है कि सामाजिक हितों का क्या रखता है, ध्यान रखता है। सामाजिक रोजगार के बारे में सोचेगा, पर्यावरण को प्रदूषित होने से क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। गरीब का क्या रखेगा, ख्याल रखेगा, गरीबों के बारे में भी क्या करेगा, सोचेगा। जैसे तुम्हें क्या मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है ना, गरीब के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये गरीबों के बारे में क्या किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। इसकी हानियाँ ये है कि इसमें जीडीपी धीरे धीरे बढ़ती है। जीडीपी क्या होती है, धीरे धीरे, और इसके अंदर काम चोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, लूटमार होता है, रिसाव होता है। देख लो जितने भी सरकार, एसबीआई के, अगर भ्रष्टाचार देखना है या फिर काम चोरी देखनी है, काम चोरी स्पेशली काम चोरी देखनी है, तो एसबीआई के किसी भी बैंक में क्या कर जाओ, घुस जाओ, एसबीआई के बैंक में घुस जाओ। सबसे घटिया बैंक, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे ऐसे एक नंबर के काम चोर हैं, एक नंबर के काम चोर है। आप सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में क्या करिए, चले जाइए भाई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे काम करते हैं कि दिन भर में वो, मुझे नहीं लगता कि 10 से 20 कस्टमर क्या कर पाते होंगे, हैंडल कर पाते होंगे। ऐसे धीरे धीरे क्या करते हैं, काम करते हैं। एसबीआई के बैंकों में क्या करिए, चले जाइए, यहाँ पर काम बहुत धीरे धीरे होता है, काम चोरी करते हैं। क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं। जितने भी सरकारी बैंक है, लेकिन कुछ बैंक होता है, जैसे यहीं पर केनरा बैंक है, लाल मंदिर पर केनरा बैंक है, तो ये केनरा बैंक क्या करता है, सही तरीके से, यहाँ पर सही तरीके से फटाफट क्या होता है, काम होता है। इससे केनरा बैंक में जल्दी जल्दी काम होता है, जल्दी जल्दी काम होता है, समझ में ना। पहले आईडीबीआई बैंक भी क्या था, सरकारी था, तो आईडीबीआई बैंक में भी क्या होता था, सही तरीके से क्या होता, पहले भी काम होता था, आज भी सही तरीके से क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यूनियन बैंक एक सरकारी बैंक और एक नंबर का घटिया बैंक है, एक नंबर का घटिया बैंक है। ना कर्मचारी सीधे मुंह क्या करते हैं, बात करते हैं, और ना ही काम करते हैं। ऐसा लगता है वो सरकार के दामाद बन करके बैठे हुए हैं, और वो ससुराल जो जॉब पर आकर के बैठे हुए हैं, उनको फीलिंग आती है कि हम ससुराल में आकर के बैठे हुए हैं, हमारी क्या होनी चाहिए, खातिरदारी। उन्हें ये जरा सा भी रियलाइज़ नहीं होता कि हम यहाँ पर बैठे किस लिए हैं, हमें तनख्वाह किस बात की मिलती है। इतनी बदतमीजी से क्या करते हैं, बात करते हैं। मुंडका के अंदर एक है, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, जी करता है। हाँ, उनके यहाँ पर जो प्रिंटर काम नहीं करता। अगर तुम्हें एंट्री पासबुक पर एंट्री करवानी है तो उनका प्रिंटर काम नहीं करता, डेली उनका प्रिंटर क्या रहता है, बिगड़ा ही हुआ रहता है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर काम बहुत ही क्या होता है, धीरे धीरे होता है। सरकारी काम बहुत ही क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और उसके अंदर जीडीपी बड़ी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। उनके कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, चोर होते हैं, काम चोर होते हैं, और एक सही तरीके से काम नहीं करते। भ्रष्टाचार, लूटमार, रिसाव, काम चोरी, ये सरकारी अर्थव्यवस्था के क्या है, हानियाँ हैं। लाभ बस इतना है कि ये निर्धन वर्ग के बारे में क्या करता है, सोचता है। सामाजिक कल्याण के बारे में क्या करता है, सोचता है। रोजगार के बारे में क्या करता है, सोचता है, ठीक है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, समाजवादी। एक और अर्थव्यवस्था जिसका नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें बाजार शक्तियों का और
सरकारी हस्तक्षेप, दो के दोनों का मिश्रण होता है, यानी समाजवाद अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से क्या कर रहा था, काम कर रहा था, जीडीपी बढ़ाने में लगा पड़ा हुआ है, अधिक से अधिक लाभ कमाने में लगा हुआ है, और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर सामाजिक कल्याण करने में क्या हुई, लगी हुई है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में विश्व की सबसे बड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दो के दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब अगला हेडिंग आता है, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, इन्हीं 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पूरे वर्ल्ड में क्या कर रही हैं, काम कर रही है, यानी वर्ल्ड के विभिन्न देशों के अंदर क्या कर रही हैं, काम कर रहे हैं, इन्हीं पे बेस पर काम कर रही हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य। नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य कौन कौन से लक्ष्य क्या किए, निर्धारित किए गए। तो नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य जिसके अंदर निर्धारित किया भाई, समृद्धि निर्धारित किया गया। पहला पॉइंट जीडीपी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पहला पॉइंट क्या निर्धारित किया, नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्यों में पहला पॉइंट क्या निर्धारित किया गया, समृद्धि, जीडीपी समृद्धि, देश की जीडीपी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट निर्धारित किया गया साम्य, इक्विटी, क्या इक्विटी के बारे में सोचा गया, इक्विटी यानी देश के में सभी लोगों की इनकम कैसे करेंगे, एक जैसे। तीसरा पॉइंट निर्धारित किया इन्होंने, क्या करेंगे भाई, आधुनिकीकरण करेंगे। क्या करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। क्या करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या निर्धारित किया, आत्मनिर्भरता। क्या निर्धारित किया, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, जिन संसाधनों के लिए हम दूसरे देशों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उन संसाधनों को अपने देश के अंदर ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया, एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया, उस लक्ष्य का नाम रोजगार है। क्या है, रोजगार। उस लक्ष्य का नाम क्या है, रोजगार, पूर्ण रोजगार। क्या है, पूर्ण रोजगार, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए। नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य में 5 लक्ष्य निर्धारित किया गया। पहला हम भाई जीडीपी, देश की जीडीपी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। देश की जीडीपी कैसे बढ़ाया जा सकता है, उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करके। उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करके हम देश की जीडीपी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे का मतलब जो संसाधन, जैसे तुम्हारे पास कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल है, इनको सही तरीके से क्या करो, प्रयोग करो, तो तुम्हारे इको में 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक है, यानी मैंने तो बताया कि भाई आप जब व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो सामाजिक स्तर पर कहाँ प्रयोग होगा, समझा रहा क्या बोले। तो देश के अंदर जितने भी संसाधन, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग किया जाए। बहुत सारे रिसोर्स, जैसे हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा बेकार जाती है, सौर ऊर्जा जितने भी सौर ऊर्जा है बेकार जाती है, इनका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। जहाँ पर हम कोल से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर कोल की जगह पर क्या लगाया जाए, सोलर पैनल लगाया जाए। कोयला नहीं जलाया जाएगा। कोयला तो हमारे यहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन नहीं होता, कोयले का प्रोडक्शन होता है, झारखंड के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोल का प्रोडक्शन। लेकिन वो जो कोल का प्रोडक्शन, कोल का यानी कोयले का प्रोडक्शन झारखंड के अंदर होता है, वो कोयला काफ़ी ज़्यादा राख देता है। उसके अंदर ऊष्मा नहीं होती है, उसके अंदर मतलब आग जो होती है ऊष्मा ज़्यादा नहीं होती, राख बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके अंदर राख बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऊष्मा होती नहीं है। तो अच्छे कोयले क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। अब दूसरे देशों से मंगाएंगे तो हमें पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या करने के लिए, बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए। अब देश के अंदर 60 से 70% इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा किया जाता है, कोल के द्वारा किया जाता है, कोयले के द्वारा किया जाता है। तो कह रहे हैं भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोल के द्वारा कर रहे हैं, कोल के द्वारा ना करके किसके द्वारा किया जाए, सोलर एनर्जी के द्वारा किया जाए। सोलर एनर्जी के तो पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो नहीं रिसोर्सेज चाहिए हमें, रिसोर्सेज है, सौर है। देखो इतनी गर्मी में इतनी गर्मी होती है, इतनी हीट होती है, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यही कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का सही तरीके से क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, जिससे देश की जीडीपी बढ़ाई जाए। मानव ह्यूमन रिसोर्सेज का भी सही तरीके से क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करने के लाभ भी है, हानि भी है। टेक्नोलॉजी में यदि हम क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं, तो लाभ ये होगा कि भाई मशीनीकरण का युग लगाएंगे, मशीनीकरण लगाएंगे यानी मशीनाइजेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा, काम उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन रोजगार का अवसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लक्ष्य है, जो लक्ष्य क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्यों में एक लक्ष्य है पूर्ण रोजगार, यानी देश के अंदर हम क्या करेंगे, पूर्ण रोजगार की स्थिति को जो हम लगाना चाहते हैं, जो भी मजदूरी की न्यूनतम दर पर काम करने के लिए तैयार है, उन सभी लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। तो क्या हम दे पाएंगे मशीनीकरण में, नहीं दे पाएंगे। 10 लोगों का काम एक अकेली क्या करती है, मशीन करती है। 10 लोगों का काम एक अकेली क्या कर रही है, मशीन कर रही है। तो इसकी हानियां ये है, मशीनीकरण से हानियां ये है, तकनीकी से हानियां ये है कि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। लाभ ये है
कि उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम मशीनीकरण लगाएंगे तो समृद्धि होगी, जॉबलेस ग्रोथ होगा, यानी रोजगार रहित समृद्धि। क्या? रोजगार रहित, यानी रोजगार नहीं बढ़ेगा लेकिन जीडीपी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यदि हमें नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य के अंदर अगर हमें जीडीपी क्या करना, बढ़ाना है, तो इसके तरीके हैं भाई। इसमें जो दे रखा तरीका यही है कि आप जीडीपी बढ़ाने के लिए उपलब्ध नई तकनीकी का क्या करो, प्रयोग करो, और उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण कुशलतम क्या करो, प्रयोग करो। अगला पॉइंट आता है पूर्ण रोजगार। अगला पॉइंट क्या आता है, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार मैं बता चुका हूँ, देश के अंदर पूर्ण रोजगार तब होगा जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण क्या होगा, कुशलतम प्रयोग किया जाएगा। वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या तुम्हें पता है क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही नामुमकिन है कि सभी लोगों को क्या किया जाए, रोजगार क्या किया जाए, उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन फिर भी देश की जनसंख्या 140 से 150 करोड़ के आसपास में है, फिर भी कोई भूखे नहीं है मर रहा है, फिर भी कोई भूखे नहीं मर रहा है। सभी लोगों, आप काम करना चाहोगे तो आपके पास काम बहुतेरे हैं, लेकिन यही है कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से आप छोटा मोटा काम करना नहीं चाहोगे। काम करने के लिए बहुत सारे क्या है, काम है, जहाँ पर आपको 500-600 रुपये क्या मिल जाएगी, दिहाड़ी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो दूसरा लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया पूर्ण रोजगार। दूसरा लक्ष्य इन्होंने क्या निर्धारित किया भाई, पूर्ण रोजगार। हम देश के अंदर पूर्ण रोजगार लाएंगे। तीसरा लक्ष्य निर्धारित किया इक्विटी का। किसका लक्ष्य निर्धारित किया, इक्विटी का। देश के अंदर सभी की इनकम कैसे करेंगे, एक जैसी करेंगे। देश के अंदर सभी की इनकम कैसे करेंगे, एक जैसी करेंगे। देश के अंदर सभी की इनकम कैसे करेंगे भाई, हम एक जैसी करेंगे। कैसे किया जा सकता है, अमीरों पर भारी मात्रा में क्या लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, और गरीबों को क्या दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, देश के अंदर सभी लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। अगला लक्ष्य निर्धारित किया गया आधुनिकीकरण। अगला लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, आधुनिकीकरण। देश के अंदर हम मॉडर्नाइजेशन लाएंगे। हाँ, मॉडर्नाइजेशन तो भारत के अंदर आ चुका है भाई, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। और आने वाले टाइम में अगले 10 साल के अंदर देखना टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आने वाले 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ। आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उठा करके देख लो कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी। आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक भी काम आपको हाथों से नहीं करना पड़ेगा। सारे काम, रोपाई, दवाई, बुवाई, कटाई, दवा, सारे के सारे काम आप मशीन के द्वारा कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर आज देख लो, मोबाइल का देख लो, मोबाइल की दुनिया देख लो, लैपटॉप की देख लो, बाइकों की देख लो, कार के देख लो, कितना मॉडर्नाइजेशन हो चुका, कितना हाँ, सड़कें अच्छी नहीं हैं, ठीक है, गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं। आत्मनिर्भरता एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया। लास्ट 5वां लक्ष्य निर्धारित किया गया भाई, देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि जिन संसाधनों के लिए हम किसी दूसरे देशों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उन संसाधनों का हम अपने देश के अंदर ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जिन संसाधनों का हम अब क्या करते, जिन संसाधनों को लेकर के हम दूसरे देश के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उन संसाधनों का अपने देश के लिए में ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। इन सब में केवल आज तक हम जो आत्मनिर्भर है, हम फूड ग्रेन में यानी खाद्य उत्पादन में ही क्या है, आत्मनिर्भर है। किसमें निर्भर है, खाद्य उत्पादन, हरित क्रांति के। तेल तो अलग से आता है ना, अमेरिका से आता है। तो आत्मनिर्भरता, यहाँ आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं उनको अपने ही देश में उत्पादन करना। भारत का यह एक दीर्घकालीन लक्ष्य है और हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। तो मैंने बोला भाई, हम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो। इसके अलावा भारत क्या करता है, सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, बेचता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, भारी मात्रा में सॉफ्टवेयर को क्या करता है, निर्यात करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे होगा गेहूँ हो गया, धान यानी चावल हो गया, मसाले हो गए, दालें हो गई। तो ये यही एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारा का सारा हम क्या करते हैं बेटा, निर्यात करते हैं। क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। अदरवाइज टेक्नोलॉजी हो गई, अन्य सारी चीज़ें हो गई, हमें दूसरे देश से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो ये नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य के अंदर 5 लक्ष्य क्या, हम जीडीपी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी लक्ष्य निर्धारित किया, देश की जीडीपी बढ़ाई जाएगी। और दूसरा लक्ष्य पूर्ण रोजगार, तीसरा साम्य की बात की गई, चौथा आधुनिकीकरण की, और 5वां क्या, आत्मनिर्भरता की बात की गई। जिन संसाधनों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं वो संसाधन अपने देश के अंदर ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे।